प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। कल अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अफवाहों का एक बाजार गर्म है। अखबारात में भी ये खबरें लगी हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का टास्क दे दिया है। इन्हीं अल्फाज के साथ ये खबर अखबारात में आज छपी है कि टास्क दे दिया गया है। जाहिर है इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इस पर तबसरे हो रहे हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं, हर कोई अपने अपने अंदाज में इसको एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इसकी तरदीद जारी कर दी। शेख वकास अकरम साहब ने कल इसके बारे में कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और ये एक रूटीन की मुलाकात थी, खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखने के लिए थी। आज बैरिस्टर सैफ ने भी इस पर वजाहत जारी कर दी है कि यह खबरें दुरुस्त नहीं हैं। इस वजाहत के बावजूद भी कुछ जगहों पर और कुछ मीडिया हाउसेज में, कुछ वेबसाइट्स पर इस पर मुख्तलिफ अंदाज में या मुख्तलिफ एंगल्स पर बात हो रही है। अब ये क्यों इतनी तवाना एक अफवाह बनकर सामने आई है, अगर इसमें कुछ हकीकत नहीं है। लेकिन सवाल फिर भी बाकी है कि ये मुलाकात फिर कल हो कैसे गई, और इतनी तवील मुलाकात, जबकि आज भी जो रेगुलर मुलाकात होना थी जुमेरात के दिन अदालती हुक्म पर, वो नहीं हो सकी। पिछली जुमेरात को भी जिन लोगों के नाम गए थे वो वहां पर मौजूद रहे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो फिर बैरिस्टर सैफ कैसे मिल लिए? अली अमीन गंडापुर साहब तो चलिए बहरहाल चीफ मिनिस्टर हैं, फिर आजम सवाती साहब परसों कैसे मिल लिए? तो ये सवालात लोग फिर भी उठा रहे हैं। तो इससे जुड़े हुए और फिर पार्टी के अंदर कुछ आजम सवाती साहब, बाबर सलीम सवाती, हमाद अजहर, ये सारे मसाइल भी चल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शेख साहब बहुत शुक्रिया। अगरचे आपने तरदीद जारी कर दी, लेकिन अखबारात में आज खबर लगी है कि टास्क दिया गया है राब्तों का, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत को आगे बढ़ाने का अली अमीन गंडापुर साहब को। ऐसा कुछ नहीं हुआ था? देखिए जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज जो अखबारों ने चलाया वो ज्यादती की, क्योंकि हमने कल वक्त से बड़े टाइम से ये तरदीद चला दी थी। जराए से इस किस्म की ज़ईफ और इस किस्म की बेबुनियाद खबरें चलाना अब ये वतीरा बनता जा रहा है अखबारों का। कोई डबल चेक नहीं करते हैं और जिसके बारे में खबर चलाते हैं इनके ऊपर इखलाकी तौर पे फर्ज बनता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप कम से कम जिस आदमी के हवाले से खबरें चला रहे हैं, मंसूब करें, आप उससे बात करें। और बात करने के बाद भी अगर आप ऑन रिकॉर्ड किसी को लेते हैं तो आप उसको चलाएं। इस किस्म की कोई बात नहीं हुई है। खान साहब ने किसी को कोई टास्क नहीं किया है किसी भी हवाले से, री एंगेजमेंट के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का। ये बिल्कुल गलत है। कल की सारी मुलाकात जिसमें जनरल इशू डिस्कस किए गए हैं, जिसमें केपी के तंजीम के मामलात, केपी की गवर्नमेंट के मामलात, ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर है वो केपी की बात करेंगे, और बैरिस्टर साहब जो है उनसे इतलात के हवाले से और साथ अफगानिस्तान और बॉर्डर के मामलात, इस पे बात हुई है। अभी तक देखें, एक तो उन लोगों की अलग-अलग मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में तीसरा आदमी कोई मौजूद नहीं था। दूसरा, उन्होंने आके अभी मीडिया से अभी तो चीफ मिनिस्टर ने सियासी कमेटी को ब्रीफ करना है अबाउट द मीटिंग्स एंड द डेवलपमेंट्स एंड इफ देयर इज एनी डायरेक्शन बाय इमरान खान साहब। तो उससे पहले अखबारें, मैं ये समझता हूं कि देखें, अब कई दफा हम देते हैं प्रेस रिलीज देते हैं, ये उसको नहीं चलाते हैं। प्रेस रिलीज देते हैं, अपनी मर्जी का चंक निकाल के उसको चला देते हैं। ये हुकूमत का दबाव है इनके ऊपर। तो अब हुकूमती दबाव में उनको खुश करने के लिए अगर आप जराए से इस किस्म की ज़ईफ खबरें चलाएंगे तो ये तो बड़ी गलत बात है। ये हमारी पार्टी को, उसकी क़यादत को, उसके लोगों को अंडरमाइन करना चाहते हैं, और ऊपर से ये ऐसी खबरें चलाते हैं। और साथ ही नून लीग का कोई जो है वो वेला वजीर जो है उसके ऊपर फिर बैठ के सरकास्टिक रिमार्क्स पास करना शुरू कर देते हैं। तो आप इनको खुश करने के लिए ऐसा ना करें, इन अखबारों वालों को तो मैं सही रिक्वेस्ट कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन शेख साहब, ये मुलाकात, चलिए 2 घंटे की मुलाकात चीफ मिनिस्टर से करवा दी गई, अगरचे वो काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। जब 2 घंटे की तफसीली मुलाकात हो गई तो बैरिस्टर सैफ से अलग से मुलाकात करने की इमरान खान साहब को क्या जरूरत पेश आई थी? ऐसा क्या था जो बैरिस्टर सैफ अलग से डिस्कस करना चाहते थे? देखिए, पहली बात तो यह है कि चीफ मिनिस्टर के पास जो मामलात होते हैं ऑब्वियसली वो किसी मिनिस्टर या किसी तीसरे आदमी की मौजूदगी में डिस्कस नहीं हो सकते। अहम मामलात होते हैं जिसमें कायद की और हमारे लीडर इमरान खान साहब की और चीफ मिनिस्टर की अलहदगी जरूरी होती है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो सबका प्रिविलेज होता है अपना अपना। रह गई बात कि ऐसी कौन सी बात थी जो इमरान खान साहब ने बैरिस्टर सैफ साहब से करनी थी। तो मेरे ख्याल में इस बात को इमरान खान साहब और बैरिस्टर सैफ के दरमियान ही रहने दें तो वो ज्यादा मुनासिब है। जो चीजें हम ऑन रिकॉर्ड आपको कह चुके हैं और बैरिस्टर सैफ का भी इस पे बयान आ चुका है, आई थिंक फॉर मीडिया दैट शुड बी इनफ।
अच्छा, तो शेख साहब, लेकिन ये जो मुलाकात है, इसका इख्तियार इमरान खान साहब के पास तो है नहीं कि वो किससे मिलना चाहते हैं और किससे नहीं मिलना चाहते। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो ये मुलाकातें हो नहीं रही। आज भी 5 लोग 6 लोगों से मिलने गए थे ना इमरान खान। बड़ी ज्यादती है। उनकी फैमिली से मुलाकात अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं हो रही। 6 महीने से हमारी बाकी सियासी मुलाकातें नहीं हो रही, और बिल्कुल उनकी फैमिली का मिलना उनके लिए बड़ा जरूरी था। मतलब है कि ईद के मौके पे नहीं होने दी। अब ये जो मुलाकात है चीफ मिनिस्टर, ये पिछले कई महीनों से अदालतों में गए, फिर कंटेम्प्ट इन्वोक हुई, फिर पिछली मुलाकात और इस मुलाकात में भी महीने डेट का, तो काफी जदोजहद के बाद ये मुलाकात जो है ये हुई है। सर मेरा मगर देखिए ना, शकूक को शुबात तो इसीलिए पैदा हो रहे हैं ना कि आज जो लोग मिलने गए नहीं मिलने दिया गया। जुमेरात को, सर मेरा सवाल तो ले लेना, जुमेरात को जो लोग गए वो आपकी पार्टी के सरकर्दा रहनुमा थे, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। बैरिस्टर सैफ से मिलने दिया गया, क्यों? आखिर आप इसको रीड कैसे करते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं? मैं इसको यही रीड करता हूं कि सबके पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, चीफ मिनिस्टर के पास भी, उनके पास भी, और कोर्ट ऑर्डर्स के बाद लोग अपनी अपनी हिम्मत और कोशिश करते हैं। सिर्फ बैरिस्टर साहब के चीफ मिनिस्टर ही नहीं, हर आदमी जो वहां पे जाता है वो कोशिश करता है कि कहीं इधर उधर से कोई जेलर को अप्रोच करने की कोशिश करता है, कोई अपने दोस्तों से कहता है, कोई वकीलों से बात करता है। लोग कोशिश करते हैं और मैनेज, कई मुलाकातें ऐसी मैनेज हो जाती हैं। देखें, सवाल आपने कहा उठ रहे हैं, मैं तो सवाल उठाने वालों पे हैरान हूं। बैरिस्टर साहब कौन है? इमरान खान की वाहिद सूबे में वाहिद हुकूमत का इतलात का वजीर है। अली अमीन कौन है? अली अमीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद हुकूमत का चीफ मिनिस्टर है। मिल किसको रहे हैं? वो अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान को मिल रहे हैं। ये सवाल किस बात के? वो जिसको मिल रहे हैं वो इन सबसे बहुत ज्यादा सियाना है कि जो बाहर बैठे कहानियां सुना रहे हैं ना सारे, वो जिसको मिलने जा रहे हैं हमारे कायद, इनका नाम इमरान खान है, वो सब समझते हैं कि कौन सी चीजें कैसी होती हैं। तो मेरे ख्याल में इनको हमारी पार्टी को खान साहब हेड करते हैं, खान साहब हमारे कायद हैं। वो जो उन्होंने बंदे जिम्मेदार बनाए हैं वो जैसे उसको चला रहे हैं। जब खान साहब को एतराज कोई नहीं है तो इनको एतराज नहीं होना चाहिए। और खान साहब जिस दिन मुतमिन नहीं होंगे तो वो किसी को भी फारिग कर देंगे वहां से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सवालात की तो मुझे समझ नहीं आती। फिर बंदे अपने कायद को, आज मुझे मौका मिले ना जी, सिफारिश करवा के किसी तरीके से, चाहे जायज नाजायज तरीका हो, मुझे खान को मिलने का मौका मिले तो मैं तो, और रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, तो मैं तो नहीं दरेक करूंगा। मैं तो कोई तरला, कोई सिफारिश, कुछ भी होगा तो मुझे खान से मिलने का मौका मिले, मैं नहीं मिलूंगा। सर सवाल ये नहीं है, सर सवाल ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब क्यों मिले, सवाल ये भी नहीं है कि बैरिस्टर सैफ क्यों मिले, सवाल ये है कि इनसे क्यों मिलने दिया गया जबकि बाकियों से नहीं मिलने दिया जा रहा। देखिए, चीफ मिनिस्टर का जो इस वक्त हमारी पूरी पाकिस्तान में एक ही हुकूमत का एक ही चीफ मिनिस्टर है। हमारे पास तो और कोई चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है। तो आपके ख्याल में जेल इंतजामिया के पास ये आर्गूमेंट होगा इन लोगों को मिलवाने का कि चूंकि ये सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं इसलिए इनको मिलने दिया जाए, और उमर अयूब चूंकि ऑपोजिशन लीडर हैं, उनकी जरूरत नहीं है तो इसलिए उनको ना मिलने दिया जाए। ये आपके ख्याल में ये आर्गूमेंट हो सकता है? वी आर नॉट लिविंग, देखें ये चीजें और ये सफाइयां तो मैं आपको बताऊं, जो खुद वजीर इतलात हैं वो भी आपको दे सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं ज्यादा मुनासिब। केपी में चीफ मिनिस्टर खुद इसके ऊपर स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि हम इस मुल्क में अब नॉर्मल हालात में नहीं रह रहे। अगर कोई ये समझे कि कानून की अमलदारी इस्लामाबाद में या पंजाब में वैसी है जैसी कानून के मुताबिक होनी चाहिए, या हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए नॉर्मल है, तो नहीं, ऐसे नहीं है। ये चीजें बिल्कुल अब नॉर्मल तरीके से चलती हैं। तो इसमें जो कोशिश करके खान से मिल लेता है मिल लेता है, अल्लाह खैर सल्ला। सही है। आपने कहा देखिए कितनी ज्यादती इन्होंने की कि सलमान अकर राजा साहब उस दिन गए, वो खान साहब के कोऑर्डिनेटर है। अदालत का हुक्म है 6 बंदों को मिलाना है, 6 की बजाय 3 मिलाए, और उसके विच अहम तरीन आदमी जड़ा सी वो कौन था? वो सलमान अकर राजा थे। नहीं मिलने दिया। अलीमा खान साहबा को कोई नहीं मिलने दिया। मतलब फैमिली का तो राइट होता ना जी, वैसे भी राइट होता जी। अगर वो सियासी लीडर ना भी होंगे तो फैमिली तो है ना, उनको भी नहीं मिलने दिया। तो ये अब इसके लिए हमने कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग है, हम उसमें जा रहे हैं। हम इसको भी चैलेंज करेंगे, दोबारा चैलेंज करेंगे कि भाई आपने एक बेंच बनाया, अजहर भाई, सारी दरखास्तें आपने चीफ जस्टिस साहब ने इकट्ठी कर ली, उसके ऊपर हेयरिंग्स की, उसके ऊपर तनकीद भी हुई राजा साहब के ऊपर जी कि आप ऐसे क्यों कह के आए कि अडयाला के सामने बात नहीं कर सकते। मगर देखे कि ट्रेड ऑफ क्या था, हालांकि हमारा कानूनी हक है कहीं भी खड़े होकर बात करना। तो हमने कहा चलो अडयाला के दरवाजे तो नहीं करांगे, 4 फुट दूर जाके कर लेंगे, ट्वीट कर लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, प्रेस रिलीज दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे।
मगर इसके बदले में हमें हमारे लीडर से मुलाकात इंश्योर हो रही है, तो राजा साहब ने वो तनकीद भी बर्दाश्त की, उसके बावजूद ये सब कुछ है, तो ये बड़ी ज्यादती है और हम इसको कंडेम करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि लोगों को असल इशू की तरफ देखें, और जराए के हवाले से तो बहुत अजीबोगरीब मामलात हैं। अब खबर छपी है, उसमें उन्होंने कह दिया जी कि जेल वाले ये कहते हैं कि जी खान साहब राजा साहब को नहीं मिलना चाहते। कितनी ज्यादती है, बिल्कुल लफ्ज और झूठ बात की है। जेल वालों ने ये की है। मगर चले वो जुमला तो क्योंकि जेल वालों से मंसूब है, जेल वालों की नीयत पे तो हमें पहले ही शक है। मगर आगे उन्होंने आजम सवाती साहब से भी ये मंसूब कर दिया कि जी खान साहब शायद राजा साहब को नहीं मिलना चाहते। मतलब अब क्या ये मुमकिन है? जिनको वो कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं 2 दिन पहले, वो मुलाकातों का उनसे मिलना नहीं चाहते, तो जी तमाशा लगा हुआ है यहाँ पे, मैं क्या करूं। सही है शेख साहब, लेकिन जो लोग मिल पाए उनमें एक नादिया खटक भी थी, जिन्होंने आकर बाहर ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जी खान साहब को मैंने बताया है कि आपकी रिहाई के लिए कोई संजीदा नहीं है, कोई आपको बाहर नहीं निकालना चाहता, आप खुद निकले तो निकले। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कल कोई भी नहीं आपसे ईद वाले दिन मिलने आया, सिर्फ मैं आई हुई थी, कोई मिलने ही नहीं गया उनसे। आप कह रहे हैं उनसे मिलवाया किसी को नहीं गया ईद के दिन, जबकि वो कह रही है कि ईद के दिन तो कोई उनसे मिलने ही नहीं गया। बाकायदा तौर पे अलीमा खान साहबा ने उस दिन ट्वीट किया कि उन्हें बाकायदा तौर पे सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि गेस्टेड हॉलीडेज जो है उसके ऊपर खान साहब की मुलाकात किसी से नहीं होगी। अगर नादिया खटक अपनी मोहब्बत में वहां अकेली जाके खड़ी हो गई है तो उसकी मेहरबानी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई लोग उसको मिलने नहीं गए इमरान खान को। लोगों को पता हो कि इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है तो आप लंबी कतार आप देखिएगा, ये तो कोई बात नहीं। पार्टी ने इसको किस तरह से लिया? ये भी अनफॉर्चुनेट, देखें मेरी बात सुन, ये भी अनफॉर्चुनेट है कि अल्लाह ताला अगर भाई इतने अरसे तो बाद तो मौका मिल ही गया खान मिलने का, तो कोई शिकायतों तो इलावा भी कोई काम कर लो यार, कोई प्यार मोहब्बत, कोई खान चंगी खबर भी दे छो उधर जाकर। नहीं तो सर मगर उसमें ये कहना, और एडिशनली चले ये तो चले बात हो गई, वो ये कहना कि आपको कोई आपकी रिहाई नहीं चाहता, ये तो बहुत संजीदा बात है सलमान साहब, कि ये खान साहब जो कर रहे हैं आपने खुद ही कर रहा है। मतलब खान साहब जेल में बैठ के क्या करेंगे अपनी रिहाई के लिए? अब करना तो बाहर वालों ने है, तो आपको कोई रिहा नहीं कराना चाहता। ये तो चार्जशीट है पूरी पार्टी के ऊपर। ये नहीं, ये चार्जशीट नहीं, ये बड़ी बेहुदा और फजूल सी बात है। चाहे कोई भी करे, चाहे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आदमी करे, चाहे को हमारा मुखालिफ करे, इससे ज्यादा लव, इससे ज्यादा बेहुदा और इससे ज्यादा बेबुनियाद बात कोई नहीं हो सकती। सब के सब लोग इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपनी अपनी औकात, हैसियत और कैपेसिटी के मुताबिक लगे हुए। ये जो सिर्फ बातें करने वाले हैं ना, इन्हें कहें कि अगर ये बहुत ज्यादा एक्शन करना चाहते हैं तो फिर जो काम कर रहे हैं उनको पीछे हटा कर खुद आके काम कर लें। हमने इमरान खान साहब को जेल तोड़ के तो नहीं लेके आना ना। खान साहब हमेशा कहते हैं कि आईन और कानून के दायरे में रह के जो है हमने अपनी स्ट्रगल करनी है, और उसके लिए हमारे पास फोरम्स क्या है, हमारे पास असेंबली है, हमारे पास अदालतें हैं। हमें अंदाजा है कि 26वीं तरमीम के बाद हमारे लिए चीजें अदालतों में सख्त मुश्किल होगी, बट स्टिल वी फाइटिंग इन द कोर्ट्स। क्या किसी को हमारी लीगल टीम पे शक है? क्या सलमान अकरम राजा से बेहतर कोई लॉयर है? क्या सलमान सफदर जो है वो ठीक लॉयर नहीं है? क्या हामिद खान अच्छा लॉयर नहीं है? क्या खोसा को वकालत नहीं आती है? ये क्या लोग बातें करते हैं? हर कोई जो है वो अपनी वो कहानी सुनाता है। बिल्कुल ये फजूल और बेहुदा बात है अगर कोई कहे कि खान साहब को आपको नहीं निकालना चाहता। खान साहब इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस। खान साहब अल्लाह करे जल्द से जल्द बाहर आ जाए। खान साहब बाहर आएंगे ना तो कई बीमारियां मुक जाएंगी, कई बलावां साढ़े मगरों ले जाएंगी। खान साहब के बाहर आने से बहुत से मसाइल खत्म हो जाएंगे और लोगों में जो कुछ मायूसी भी अगर है तो वो भी जज्बा जो है उनका वो री एनर्जाइज हो जाएगा। खान के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। मगर आपने सलमान अकरम राजा साहब का रद्दअमल देखा? आपने उन्होंने कहा कि नादिया आप डिजर्व करती हैं कि और आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से हों। मेरा सवाल यह था कि आपने कोई इस तरह की चीज जिसको आप कह रहे हैं लव बात है, बेहुदा बात है, आपके सेक्रेटरी जनरल जो है वो तो सराह रहे हैं। नहीं सर, सेक्रेटरी जनरल साहब ने उस ट्वीट के ऊपर ये नहीं कहा, मैंने वो पढ़ा है। उस ट्वीट पे नहीं कहा, लेकिन ओवरऑल जाहिर है। हाँ नहीं उस पे ऐसे नहीं है। उसने कुछ आके एक और कोई गुफ्तगू की थी, मैंने वो भी पढ़ी है, मेरे ज़हन में नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने इस किस्म की बात की है। अगर ये होता ना कि कोई आपको निकालना ही नहीं चाहता तो फिर आप सेक्रेटरी जनरल का रिएक्शन देख लेते, फिर आप मुझसे वो डिस्कस करते। सही है। शेख साहब ये बताइए कि अब ये जो सारी गुफ्तगू अब तक हमने की है, इसमें वो लोग जिनके यहाँ कल की मुलाकात के बाद या डेवलपमेंट के बाद एक थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी, क्योंकि अदालतों से इमरान खान की रिहाई के इम्कानात नजर नहीं आ रहे, सड़कों पर कोई प्लान पीटीआई का फिलहाल है नहीं, अगर है भी तो शायद वो उतना इफेक्टिव साबित ना हो सके क्योंकि माजी में भी नहीं हुए,
इमरान खान साहब की रिहाई का कोई अगर चांस पैदा होता है तो शायद वो अली अमीन गंडापुर की उन कोशिशों से हो सकता है जिसका तासुर कल पैदा हुआ कि कोई बातचीत शुरू हो रही है। आप जब उसको रिबटल ही दे देंगे, आप कहेंगे नहीं ये भी नहीं है, तो फिर आप तो अपने कारकुनों को कोई होप ही नहीं दे रहे। नहीं नहीं, ये नहीं, आप गलत आप कह रहे हैं। देखें, मैंने किस चीज को रिबट किया, आप गौर से पढ़े। लफ्ज था कि स्पेशली टास्क किया गया है जी। खबर बनाई गई थी कि वो मुज़ाकरात के लिए खान को कायल करने गए। नॉनसेंस, ठीक है। फिर ये कहा गया था कि वो स्पेशली टास्क कर दिया गया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये देखें, ना वो इस काम के लिए गए थे दोनों, ठीक, ना उनको खान ने टास्क किया है, ना खान अपने जाती गेन और अपनी रिहाई के लिए किसी से मुज़ाकरात करना चाहता है। क्लैरिटी के साथ कल भी खान साहब ने कहा, रह गई एंगेजमेंट। उस हवाले से अली अमीन साहब कई दफा ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि उनकी एंगेजमेंट रहती और रहेगी। अगर एक एंगेजमेंट ऑलरेडी मौजूद है उसमें कौन बेवकूफ आदमी है जो ये बार बार कह रहा है कि री एंगेजमेंट की परमिशन चाहिए। सो मैंने तो जो चीजें रिबट की थी मैंने आपको बता दिया है। देखें, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान में हालात की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मईशत की तबाही से बचाने के लिए खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हम इन चीजों के लिए बात कर सकते हैं मगर अपनी जात और अपनी रिहाई के लिए नहीं। खान हैज बीन वेरी क्लियर ऑन दैट एंड चीफ मिनिस्टर हैज सेड शेख साहब मेनी टाइम्स जी जारी है। तो अगर एक एंगेजमेंट है, छोटे लेवल पे है चाहे बड़े लेवल पे है, अगर वो कहीं ना कहीं जारी है तो दोबारा परमिशन वास्ते वो चले गए। लोग पागल नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि एंगेजमेंट ऑलरेडी जारी है तो फिर ये तो मुमकिन है ना कि उस एंगेजमेंट के बारे में अपडेट से आगाह करने के लिए कल की मुलाकात हुई। देखें जी, अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो जो चीफ मिनिस्टर है वो पॉलिटिकल कमेटी को आज शायद मीटिंग है, आज मीटिंग है, वो ब्रीफ करेंगे और उससे पहले उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताया ना ब्रीफ किया। ठीक है, वो इस्तकाक है उनका कि वो पहले सियासी कमेटी के सामने हर चीज रखें और उसके बाद फिर हम आपसे शेयर करेंगे। सही है सर, अगर वो लीक ना हो गया तो एक और चीज बता दें कि आजम सवाती साहब ने अभी शिकायतों की बात और दिखे शिकायत, आजम सवाती साहब ने भी तो शिकायतें लगाई जाके बाबर सलीम सवाती का। अब इससे तासुर यह है कि उनका अपना हल्के का मसला है, डिस्ट्रिक्ट का मसला है, वहां पर उनकी राइवलरी है, मुखालिफ ग्रुप है, उसका उनका सब कोई पर्सनल इशूज हैं, उस पर वो जाकर कह रहे हैं कि जी ये बहुत करप्ट आदमी है। और इमरान खान ने भी कह दिया एक साइड का मौकफ सुनने के बाद कि इसको हटा दो। ये सर क्या मामला है सारा? क्या वाकई पार्टी समझती है कि बाबर सवाती जो है वो करप्ट आदमी है? देखिए जी, हमारे पास पार्टी लेवल पे तो ये इशू इस हवाले से नहीं आया है। अगर कोई कमेटी भी है तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी है तो उसकी कोई फाइंडिंग नहीं आई अभी तक। और चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से मुझे तो ये नहीं बताया गया कि मेरी उनसे बात हुई है तफसीली सारी मुलाकात पे कि खान साहब ने कहा है कि उनको हटा दो। ऐसी चीज अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। जब ऑफिशियली पहुंच जाएगी, अगर खान साहब कोई चीज ऑफिशियली कन्वे करेंगे कि इसको हटा दो तो फिर हटा दिया जाएगा। तो सर ये आजम सवाती साहब के जरिए ये जो पैगाम बाहर आया कि इनको हटा दो, आप उस पर रिलाई नहीं कर रहे? नहीं, क्योंकि वो देखें, जो खान साहब के जो मैसेजेस होते हैं ना जी, उनका एक ऑफिशियल चैनल वो जिसको भी दिए जाते हैं, आई कांट डिस्क्लोज, वो वहां से इन राइटिंग जो है वो एक साहब को आते हैं, फिर वो साहब मुतलका लोगों को भेजते हैं ताकि कल सनद रहे कि लाने वाला कौन था, कहने वाला कौन था, बताने वाला कौन था। ये वो खान साहब की हैंडराइटिंग के साथ आते हैं सर? नहीं सर, खान की हैंडराइटिंग के साथ कैसे आ सकते हैं? अल्लाह का नाम है खान दे कुल के कागज तो पैसे लगले होते हैं। वो जो खान साहब को किसी सैकड़ों लोग मिलते हैं पेशियों के ऊपर और फिर मुलाकातें करते हैं लोग, तो वो लोग कोई भी जगह जानता है मैसेज ही आता होगा। सही है। वो जो एक चैनल आप कह रहे हैं कि डेवलप हुआ है, वो चैनल जो है वो इन राइटिंग देता है कि खान साहब ने ये हिदायत जारी की है। सर, चैनल से मुराद ये है ना कि अगर कोई पैगाम लेके आता है और ऐसे ही ठोक दे अपने से, कल खान साहब कहेंगे जी मैंने तो ये कहा नहीं है, तो उसके लिए बेहतर है जो लाए वो लिख के दे ताकि कल जिम्मेदार हो कि उसने खान साहब के नाम से। तो आपके लिए ये थोड़ा हैरान कुन होगा कि एक साइड का मौक़िफ़ सुनने के बाद खान साहब ने कैसे कह दिया कि बाबर सवाती को हटा दो? सर, मेरे पास क्योंकि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है और हमें राइटिंग कोई चीज नहीं आई है खान साहब के हवाले से, चाहे कोई जो मर्जी, और ये सिर्फ ये नहीं है, आजम सवाती साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, कोई और शख्स भी बाहर आके जितनी मर्जी प्रेस टॉक करे, जब तक चीजें ऑफिशियल चैनल से नहीं पहुंचती हैं तब तक उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। सर ये बताएं, आलिया हमजा का रास्ता कौन रोक रहा है? सर, मैं तो नहीं बता सकता कौन रोक रहा है, वो तो खुद बता सकती हैं। माशाल्लाह बड़ी वोकल है हमारी बहन और बड़ी हिम्मत कर रही है और बड़े लोग जो है वो
कॉपरेट उनके साथ कर रहे हैं। अगर कोई उनका रास्ता रोक रहा है तो उनको बिल्कुल बताना चाहिए, इसलिए कि जो भी आदमी उनका रास्ता रोकेगा पार्टी उस आदमी की जो है बिल्कुल सरजनिश करेगी और उनको पूरी सपोर्ट इंश्योर की जाएगी। इसी तरीके से जिस तरह हम अपने बाकी अहदेदारों को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह जिले वालों को सपोर्ट करते हैं, रीजन वालों को करते हैं, तो अगर कोई कर रहा है तो फिर वो खुद बता सकती है, मैं तो नहीं बता अगर सकता। आजम स्वाति साहब ने नाम लिया जाके उनका कि उनको रास्ता रोका जा रहा है, फिर हमाद अजहर साहब ने रिजाइन कर दिया, तो ये सारा कुछ तो पार्टी के लिए एक डिस्ट्रक्टिव सी चीज है सर। ये इसका मतलब है कि डिसिप्लिन बड़ा लैक कर रहा है। नहीं, वो कोई नहीं। देखें, हमाद अजहर साहब जो है वो पहले भी 2 दफा आलिया हमजा के आने से पहले भी रिजाइन कर चुके हैं और वो हमने पार्टी के जो लोग थे उन्होंने बड़े तरले मिन्नतों से उनको वो किया था और वो बिल्कुल वो इस बात से हर्ट नहीं है कि वो भी यही बात कर रहे हैं कि अगर मैं किसी का रास्ता रोक रहा हूं तो काइंडली फिर दे शुड स्पीक अप। सही है। शेख साहब आखिर में ये बता दीजिए कि रमजान गुजर गया और आप अलायंस, आप बड़े होपफुल थे रमजान के शुरू में कि अलायंस बन जाएगा, रमजान के दौरान ही बन जाएगा, लेकिन ईद गुजरी है तो हमें अब ये लग रहा है कि अलायंस तो और दूर चला गया है। वो जो फर्स्ट रमजान को जो आपके होप्स थी, ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो नहीं आ रहे। और नहीं गल मुक जाएगी तो साहब वो कहते हैं खातिर जमा रखे। आप देखिए कल कितना बड़ा जलसा हुआ है, आज कितना बड़ा जलसा पश्चिम में देखा आपने, वो अलायंस का ही जलसा था ना, कितना बड़ा। कोई और पार्टी गई है बलोचों के साथ खड़ी हुई है वहां पे, यही अलायंस वहां पे गई है, इसी अलायंस ने उनके हक में वो किया है, बहुत बड़ा जलसा। मैं उस अलायंस की बात कर रहा हूँ जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हो। शेख साहब सर ये वही अलायंस है ना, ये वही अलायंस है। यदि मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਖੋਖਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਇਸੇ ਅਲਾयंस ਦਾ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਤਫਾਕ और इत्तेहाद ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं महीने ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ तो निकल जाएगी गल, लेने पासे लग गई है। अल्लाह करें, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है कल क्या होगा। जो मसाइल हैं वो अब ये हमारे सेक्रेटरी जनरल और ये वापस आ जाते हैं जी पशीन से जी, कल आएंगे वापस, तो ये कल आ जाते हैं तो फिर उन चीजों को हम ज्यादा अग्रेसिवली परसू करके उन गल पास से लावांगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया है, घरों के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, और फिर IMF का जो वफ्द आइंदा बजट की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तान आ रहा है, ऑफिशियल से मुलाकात करेगा, तो आइंदा बजट कैसा हो सकता है, जिसमें टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का हदफ तकरीबन रखा जा रहा है 15 अरब रुपए का या उससे ज़ायद का। तो क्या ये पाकिस्तान के अवाम के लिए जो है वो एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाएगी फिगर होगी? IMF का वफ्द क्या करेगा? इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने आज ऐलान किया है घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे यूनिट और सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 59 पैसे फी यूनिट कम करने का ऐलान हुकूमत ने आज किया है। और इसका हुकूमत का दावा यह है कि महंगाई में कमी होगी और सनत को फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी और वो जो एक कंपेटिटिव मार्केट की डिमांड सनत की रही है वो इससे पूरी हो सकेगी। हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशरात हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, खुश आमदीद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट इससे इकॉनमी के ऊपर या चलिए जो पाकिस्तान के अवाम है उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, महंगाई पर कितना इम्पैक्ट आएगा, सनत के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा? जी, ये एक अच्छा कदम है, करेक्शन की तरफ कदम है। लोगों की कंजम्पशन पावर जो है वो बहुत इरोड हो चुकी है पिछले 3-4 सालों में। इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही है, अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो नहीं निकल पा रही। तो उसमें अगर आपको बिजली में तकरीबन 12-14% की छूट मिलती है आपके महीने के बिल के अंदर, तो उसका आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट तो अच्छा आएगा। सिमिलरली सनतों के अंदर हमारा जो बेसिकली बेस है इंडस्ट्री का वो कंपेटिटिव नहीं रहा और एक उसकी वजह यह है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई है और जिस तरह की नेचर है हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की वो खासी एनर्जी इंटेंसिव है। तो उसकी जो कीमतें हैं तकरीबन जो मैं पिछले 1-2 साल से देख रहा हूं, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं खित्ते में, हमारी बिजली की कॉस्ट उनसे तकरीबन दुगनी हो गई थी और इसमें कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी कॉस्ट हमारी बाकियों से ज्यादा रहेगी। तीसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कदम यह है कि अगर आप पिछले 4 साल में देखिए तो बिजली की कीमत तकरीबन जो है 2021 से 25 तक
वो दुगनी हो गई है। तो उसको अब वापस लाया जा रहा है। अभी भी हम 2020 की सतह से ऊपर हैं। तो हमें ये इसको जहन में रखना चाहिए कि पिछले सालों में बिजली बहुत तेजी से फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में और उसके ऊपर जो लेवीज लगाई गई उसकी मद में बिजली की कॉस्ट लोगों की पहुंच से बहुत बढ़ गई थी। ये 3-4 चीजों को जहन में रखना चाहिए। अभी भी हमारी कॉस्ट कोई 2020 के लेवल पे नहीं चली गई। अगर वो मैं देखूं इंटरनेशनल तनाजर में, तो अगर $100 का महीने का बिल तब आता था तो वो 350 पे जा चुका था। जी हारून साहब, आपके ख्याल में ये सिर्फ पेट्रोल सस्ता होने, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस कम होने का इम्पैक्ट बिजली की बिलों पर दिया गया है? क्योंकि जब पेट्रोल सस्ता करना था 14 रुपए, तो हुकूमत ने कहा कि जी हम ये नहीं कर रहे, लेवी बढ़ा रहे हैं। जाहिर है IMF की कंडीशनैलिटीज हैं, हम लेवी बढ़ा रहे हैं लेकिन हम ये रिलीफ बिजली में दे देंगे। आपके ख्याल में ये वही रिलीफ है जो दिया गया है, या हुकूमत को अपनी जेब से भी कुछ अदा करना पड़ा है? जिसके 3-4 वजूहात दिखाई देती हैं। एक तो ये है कि हमारी अभी भी जो है कोई 50% जो बिजली की प्रोडक्शन है वो इंपोर्टेड फ्यूल पर है। और अगर उसकी दुनिया में फ्यूल प्राइसेस पेट्रोल की गिर रही हैं तो क्रूड की, तो उसका इंपैक्ट ऑब्वियसली हमारी बिजली की प्रोडक्शन पर आता है। तो वहां सस्ता हो गया। सेकेंड इसका इंपैक्ट ये है कि इन्होंने जो कुछ रीनिगोशिएट किए हैं कुछ 6 IPPs के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी पेमेंट, अगर आप देखिए पिछले 5 बरस में बिजली की कीमत बढ़ रही है, हाँ कैपेसिटी चार्जर थोड़ा थोड़ा कम हो रहे हैं, तो वहां से जो रिलीफ मिल रहा है वो भी इसके अंदर आ जाता है। फिर तीसरा ये है कि हुकूमत का बजट का आधा हिस्सा तो कर्जों में जाता है, तो ये जो हमने शरह सूद 10% गिराई है, तो हुकूमत को वहां से भी थोड़ी फिस्कल स्पेस मिल गई है। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। लेकिन लोगों को पास ऑन करना, इसमें एक और चीज देखने की है कि जो हमारा बिजली का बिल होता है उसके 5 टियर्स हैं, कि कम यूनिट वालों के लिए सस्ता होता है, बढ़ता जाए। अब ये उसको आगे कैसे डिवाइड होता है उससे पता चलेगा कि किस सेगमेंट को ज्यादा रिलीफ मिलती है। बिल्कुल सही है। तो हारून साहब ये बताइए कि अगले बजट की तैयारी के लिए IMF का वक्त पाकिस्तान आ रहा है, और उसमें कहा यह जा रहा है कि अगले माली साल में जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो 15,270 अरब रुपए मुकर्रर होगा। आपके ख्याल में ये सही अप्रोच है, सही फिगर है जिसके बारे में सोचा जा रहा है 2,300 अरब रुपए का इजाफा, या सार्फिन की हैसियत से ज्यादा का बोझ है? जी हिस्टोरिकली अगर तो ये बोझ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे पड़ता है तो ये टोटली अनफेयर है, खास तौर पे जबकि अगले साल में कोई मईशत की बहुत सब्सटेंशियल रिवाइवल की खबर नहीं है। 3% के आसपास GDP ग्रोथ रहने की तवक्को है। हाँ, अगर हुकूमत वाकई जिन कंस्टिट्यूएंसीज को बहुत दहाइयों से बचाती आ रही है, जिसके अंदर रियल एस्टेट है, जिसमें ट्रेडर्स हैं, जिसमें एग्रीकल्चर हैं, एग्रीकल्चर के लॉज प्रोविंसेस से पास करा लिए गए IMF के प्रेशर में, अगर हम इंप्लीमेंट करके जो इसका टैक्स का नेट वाइड कर पाते हैं, देन आई थिंक ये टारगेट जो है बिल्कुल इसको अचीव करना चाहिए और ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक ये है कि हम अभी तक टैक्स नेट को वाइड नहीं कर पाते। टैक्स कलेक्शन की मशीनरी जो है उसको हम ऑटोमेट नहीं कर पाए, और लोग जो मिडिल मैन हैं वो अभी भी मिले हुए लोगों के साथ और उनके साथ नेगोशिएट करते हैं। अब ये टेस्ट है कि अगले साल के अब जब IMF का 6 माह के बाद आएगा मिशन, तो वो बजट के बाद आएगा, तो अब वो उसको देखेंगे कि आप आया वाकई ही अपने प्रायर एक्शंस में टैक्स कलेक्शन बढ़ा पाए। मेरा गिला IMF के साथ और हुकूमत के साथ ये है कि टैक्स पे तवज्जो दुरुस्त है, दी जा रही है, लेकिन खर्चा क्यों नहीं कम हो रहा? देखिए ना, इखराजात की बात ही नहीं है अभी तक। ये मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया कि मैं ऐसी हुकूमत से, ऐसे लोगों से रिफॉर्म की आप क्या तवक्को करें जो 78 साल में अपने गवर्नर हाउस और कुछ रेस्ट हाउस भी नहीं बेच पाए। सो आपको अपने इखराजात कम करके लोगों को एक मैसेज देना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, आइए मिल के लेट्स रीबिल्ड पाकिस्तान। सही है। तो हारून साहब, मजमूई तौर पर बजट जो है वो कैसा होगा, और IMF की इन अहदाफ को जहन में रखकर पाकिस्तान आ रहा होगा? देखिए, बजट जो है, एक तो IMF के प्रोग्राम के अंदर
हमारे लिए अनलेस एंड अनटिल वी पुट सेवरल ब्रिलियंट ग्लोबल एक्सपर्टीज के माइंड जो आईएमएफ को भी समझते हो, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज और ये जो आजकल दुनिया में टैरिफ वॉर है इसको समझते हो, हम वहां पर कोई ग्रोथ की अगर स्ट्रेटजी बना पाए तो फिर तो लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलने की तवक्को है। विद करंट ब्यूरोक्रेसी और पुरानी ओल्ड स्कूल पॉलिसीज और आईएमएफ प्रोग्राम, मुझे तो कोई इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी नहीं दिख रही जो जॉब क्रिएट करे या एक्सपोर्ट को बहुत बूस्ट कर दे, या सडनली मीशत का ढांचा बदला जाए। हमें अब ये तो इन हालात में तो जो सफेद पोश लोग हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं और गुर्बत की सतह के नीचे हैं, उनके लिए मैं तो अगला साल सख्त देख रहा हूं। कुछ थोड़ी बहुत अगर रिलीफ है, अल्लाह करे कि ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर ना जाए, ऊपर जाएंगी तो वहां भी वेव ऑफ हो जाएगी, तो ये कुछ सस्टेनेबल चीजें नहीं होती। हाँ, वजीर आजम ने आज ये एक अच्छी बात की कि उन्होंने पब्लिकली अग्री किया अपने के जो लाइन लॉसेस हैं और कलेक्शन के लॉसेस हैं, और उसके लिए उन्होंने कहा कि हम कुछ मय्यज ले रहे हैं। ये बहुत देर से हमें पता है कि जो हुकूमत की इनएफिशिएंसी है वो हमें पास ऑन की जा रही है। अगर वाकई उसमें कोई तगड़े ये डिसीजन ले लेते हैं तो वो अच्छी बात। सही है सर। ये बताइए कि अमेरिकी सदर की जानिब से जो एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाया गया है उसमें पाकिस्तानी मसनूआत पर भी 29% टैरिफ आयद कर दिया गया है। इससे जो पाकिस्तानी मसनूआत है ज़ाहिर है वो महंगी हो जाएंगी। क्या इंपैक्ट आएगा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे इस पर? जी, पाकिस्तान की देखिए, ये खाली पाकिस्तान पे तो नहीं लगा है जी। जो मेन बड़ी इकोनॉमीज है, चीन है, हिंदुस्तान है, वियतनाम है, उस पर ज्यादा लगा है। ये उन्होंने बड़े सिंपल, कोई इकोनॉमिक्स मुझे दिखाई नहीं देती, एक सिंपल सा फार्मूला है कि जिन ममालिक की एक्सपोर्ट्स अमेरिका में ज्यादा जा रही हैं और अमेरिका की एक्सपोर्ट्स कम जा रही हैं, उसको बैलेंस करने की फिगर लेके उन्होंने उसको डिवाइड किया 2 से और उसको बराबर करने के लिए एक फार्मूला दे दिया। पाकिस्तान का एक तो जो एक्सपोर्ट का बेस अभी नैरो है, दूसरा ये है कि क्योंकि बाकी लोगों की भी एक्सपोर्ट के ऊपर कीमत बढ़ेगी तो हम कोई वन ऑफ नहीं है। हैविंग सेड दैट, 1-2 साल के अंदर अगर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस नहीं बढ़ा पाता तो यकीनन इसका जो हमारी बड़ी एक्सपोर्ट है जो टेक्सटाइल की है उसके ऊपर मनफी असर आना बिल्कुल दिखाई मुझे नजर दे रहा है। लेकिन इमीडिएटली पाकिस्तान को बहुत बड़ा शॉक लगता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर भी ठीक ठाक उन्होंने लगा दिया है, तो उन्होंने तो किसी को छोड़ा नहीं है। जहां जहां उनका एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर सरप्लस नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए लगा दिया। लेकिन पैगाम क्या है? पैगाम यह है कि अब आप एक कंसेशनल या डिप्लोमेटिक या जियोपॉलिटिकल टर्म्स के ऊपर आप कोई इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भूल जाएं, आप हमसे बराबरी कमर्शियल बेस पे करें। इकोनॉमिक थ्योरी इसके खिलाफ है, क्योंकि वो अमेरिका की अपनी सनतों को अनकम्पेटिटिव कर रहे हैं टैरिफ से सपोर्ट करके। लेकिन करंटली एक पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट में कि मैं रीबिल्ड कर रहा हूं और मैं इसको बराबर कर रहा हूं, ही माइट गेन इन द शॉर्ट टर्म। बिल्कुल ठीक है सर। मैं आखिर में एक सवाल अवामी दिलचस्पी या आवाम से मुतालिक बराह रास्त, क्योंकि एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है, वो ये है कि ईद पर जो ख़रीदारी है वो 25 से 30% कम हुई है और गोदामों में जमा किया गया, ताजरों का ख्याल ये है या ताजरों की राय के मुताबिक गोदामों में जमा किया गया 60-70% सामान गोदामों में धरा रह गया है, यानी लोगों ने कम परचेज किया है। इसकी बुनियादी वजह कुव्वत ख़रीद का कम होना है, महंगाई का ज़्यादा होना है, या कोई और वजह है? देखिए, इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो आपने खुद कह दी है, लोगों की कंजम्पशन पावर बेतहाशा कम हो चुकी है। अब उसको जब आप ये पावर जब गिर जाती है तो लोग कहां से खरीदारी करेंगे ना, चीजें महंगी हैं, लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही है। दूसरी चीज अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है, क्योंकि अभी तक लोगों को कोई सर्टेन फ्यूचर नहीं दिख रहा है, कोई सिम नहीं दिख रही। देखिए ना, IMF की ट्रांच लेना तो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। अगर लोगों को एक सिम दिखाई दे कि हमें यहां पर नौकरियां मिलने की तवक्को है और चीजें बढ़ रही हैं तो फिर लोग अपना खर्चा करते हैं, वरना उसको। तीसरा ये है कि अभी भी जो फंड प्रोग्राम है उसमें डिमांड को कंप्रेस किया जा रहा है, मनी सप्लाई कम है। अब जो क्योंकि वहां पर शरह सूद जो गिरी भी है उसका फायदा बड़ी सनतों और हुकूमत को हुआ है, कुछ लोगों को कंज्यूमर क्रेडिट सस्ते नहीं मिलने शुरू हो गए। तो इन 3-4 वजूहात की बिना पर आई एम नॉट सरप्राइज्ड
कि इस दफा जो है ट्रेडर्स को अपना होमवर्क करना चाहिए, लेकिन ये जो कंज्यूमर मार्केट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब जहां इकोनॉमी सफर कर रही हैं, वहां उनको बड़ा ठीक ठाक इस वक्त जो है शॉक्स लग रहे हैं, लोग नहीं खरीदारी कर रहे क्योंकि वो अपना फ्यूचर इनसिक्योर तस्वुर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 होने जा रहा है। पाकिस्तान में जो माइनिंग का पोटेंशियल है उसकी वर्थ कितनी है और कौन कौन से ज़खायर पाकिस्तान में कितने मौजूद हैं और इस सिलसिले में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसको किस तरह से राग़िब किया जा रहा है, इस पर हम बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 मुनक्किद होने जा रहा है और ये मादनी शोबे के लिए इनकलाबी इकदामात का बाइस बनेगा, इससे यही तवक्को की जा रही है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको मुख्तसरन बता दूं कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद 8 और 9 अप्रैल को होगा, जिसमें मादनी शोबे में सरमायाकारी के नए मौके सामने लाए जाएंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में आलमी सरमायाकार शिरकत करेंगे। अहम मंसूबे जैसा कि रेकोडेक, सैंडेक और शिगाई मैग्नेटिक आग सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज है। फोरम का फोकस मादनी शोबे को वसी करने के लिए नए कानूनी और माली ढांचों, हुकूमती इस्लाहात और सरमायाकारी के साजगार माहौल की फराहमी पर होगा। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन खुश नसीब ममालिक में होता है जिनमें मादनी ज़खायर की बहुतात है। पाकिस्तान में कॉपर के 7,000 मीट्रिक टन ज़खायर के साथ सोने और चांदी के 50 मिलियन आउंसेस के ज़खायर हैं। पाकिस्तान की 2200 किलोमीटर तवील टेथियान बेल्ट का शुमार दुनिया के कॉपर और सोने के बड़े ज़खायर में होता है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कीमती पत्थरों, सोने और दीगर अहम धातुओं की फरावानी है। सिंध में कोयले के 185 अरब टन के ज़खायर हैं। पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर की तरक्की और तरवीज के लिए SIFC और दीगर हुकूमती इदारे अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल हन्नान साहब मौजूद हैं, जियो साइंटिस्ट हैं, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं। अब्दुल हन्नान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये जो माइनिंग इन्वेस्टमेंट फोरम है, इसकी मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है? बहुत शुक्रिया आसुदुल्लाह अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम माइनिंग हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट की एक पहली कड़ी जो थी 2023 अगस्त में हुई थी और इन 2 सालों में मैंने खुद विटनेस किया, आई वॉज पार्ट ऑफ इट, कि पाकिस्तान में माइनिंग बूम आया है। इस मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, हमारे जो लोकल माइनिंग के लोग हैं, इन्वेस्टर हैं जो कि डिफरेंट डोमेन से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर के मेजर प्लेयर्स हैं। दे आर नाउ इन्वेस्टिंग इन द मिनरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। और इस इवेंट में ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, पैनल डिस्कशंस हैं जिसमें लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। इसमें लोगों को ये पता चलेगा कि माइनिंग होती कैसे है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसने बहुत ज्यादा एक की रोल इसमें अदा किया है। इस फोरम को, प्लेटफॉर्म को फॉरेन इन्वेस्टर को गो थ्रू कराने के लिए, और इसमें पाकिस्तान ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट मुतारिफ कराया है, जिससे जो भी इन्वेस्टर आएगा उसको एक स्मूथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिलेगा, वो इजीली अपनी इकोनॉमी को, इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकता है। लाइक इसमें जो एरियाज हैं वो डिफेंस का है, एग्रीकल्चर है, मिनरल सेक्टर है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है और लो है, हैंगिंग फ्रूट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। और पाकिस्तान के इसमें अस्करी इदारों ने, हमारी पुलिस ने, सिक्योरिटी इदारों ने बहुत ज्यादा एक रोल अदा किया है, क्योंकि जो भी कंपनी आती है उसको एक सॉर्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस करना होता है। तो SIFC प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन इट। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो सर इसमें ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता है और अमली तौर पर इसके असरात कब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी में देखने को आएंगे? आपको मैं बताता चलूं असद के पाकिस्तान इज रिच विद इनरिच मिनरल्स। पाकिस्तान में अगर हम पूरे पाकिस्तान का जायजा लें तो बलोचिस्तान इस रिच जो चागी मैग्मेटिक आर्क है, इसमें गोल्ड है, कॉपर है, मेटेलिक मिनरल है। पाकिस्तान के नॉर्थ में जेमस्टोन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिर हमारा चित्राल के एरिया, हमारे
जो वजीरिस्तान ऑफियोलाइट बेल्ट है, इसमें क्रोमाइट है, इसमें लिथियम है, रेयर अर्थ एलिमेंट है। और आपको पता होगा कि अभी पूरी दुनिया में दो मिनरल्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है, एक हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं। इस तरह हमारे पास कोयले के, सॉल्ट के बहुत बड़े ज़खायर हैं। तो जो बड़ी कंपनीज आ रही हैं, बेरी गोल्ड है, बेरी गोल्ड के साथ साथ सऊदी मादन आया है की प्लेयर, इसके साथ साथ रियो टिंटो, BHP एंड मेनी अदर माइनिंग ग्रुप्स, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो ये इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, इसमें बहुत जल्द मुस्बत नतीजे मिलेंगे। सिर्फ एक आपको अगर मैं एक पॉइंट कोट कर दूं कि खाली जो रिको टिक का प्रोजेक्ट है, इसमें जो 7 इयर्स की माइन साइकिल में जो रेवेन्यू जनरेट होगा, दैट इज $74 बिलियन। तो $74 बिलियन में जो 50% शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। और रिको टिक एक बलूचिस्तान चागी में 200 स्क्वायर किलोमीटर की एक लीज है, इसके साथ अभी बहुत से एरिया पड़ा हुआ है। तो यही मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का पोर्टफोलियो है कि लोगों को बताया जाए पाकिस्तान में जो दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट अनडिस्कवर्ड कॉपर प्रोजेक्ट है, दैट लाइज इन द विसिनिटी ऑफ चागी मैग्मेटिक आर्क। सर, इसमें ये बताइए अब्दुल हन्नान साहब के हम देखते हैं कि जाहिर है ये इसके लिए एक बहुत ही एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है या एक्सपीरियंस्ड कंपनीज चाहिए होती हैं। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो माइनिंग हो रही है शायद वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर से कंपनीज आएंगी, वो उस पूरे जो एक पूरा इसका सेटअप और सिस्टम है उसके साथ वो ऑपरेट करेंगी और पाकिस्तान में माइनिंग के हवाले से एक इनकलाब भी आ सकता है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको मैं बताता चलूं कि माइनिंग इज नॉट एन इजी टास्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसमें सबसे बड़े जो तीन चीजें हैं कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का रोल चाहिए, क्योंकि जब आपने बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ डॉलर में रेवेन्यू जनरेट करना है, सो यू नीड टू हैव दैट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब पाकिस्तान में बेसिकली जो कमी थी टेक्नोलॉजी की थी, माइनिंग साइकिल में माइनिंग में बेसिकली 5 चीज़ें होती है कि हम एरिया को डेवलप करते हैं, पहले एक्सप्लोरेशन फेज में जाते हैं, देन उसका प्रॉस्पेक्ट चेक करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिलिंग करते हैं, फिर ड्रिलिंग से जो टेस्ट आते हैं वो हमें प्रोमाइजिंग ये बताते हैं कि यहाँ पे जो ओर है, जो हमारा ग्रिड पड़ा हुआ है, वो इकोनॉमिकली वायलेबल प्रोजेक्ट है। देन उसको मॉडल किया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, देन उसके प्रॉपर जो रिसोर्स एंड रिजर्व एस्टिमेशन की जाती है। देन की प्लेयर्स आते हैं, वो ये देखते हैं कि इतना बड़ा रिसोर्स पड़ा हुआ है, माइनेबल होगा, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू क्या है। तो इन कंपनीज के आने की वजह से पाकिस्तान में जो तरक्की की राह है वो गामजन होगी। और जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट को अब चाहिए कि जो दुनिया में 3 बिग कंट्रीज हैं जो कि माइनिंग में एक्सपर्ट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है एंड कनाडा है, सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम दीज कंट्रीज। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अभी बेरी गोल्ड आई है, तो बेरी गोल्ड ने लोकल प्लेयर्स को बहुत ज्यादा ट्रेन किया है, वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वो एवेल्यूएशन भी दे रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। और हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली दे हैव अ बिग अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, बट कमी थी टेक्नोलॉजी की। सो इन प्रोजेक्ट्स के साथ SIFC ने जब जो ग्लोबल प्लेयर्स को लेके आए, तो हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। और मैं खुद एक माइनिंग कंसल्टेंट हूं, आई हैव बीन अटैच्ड विद एन ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, सो वी नो ग्लोबली क्या होता है। तो यही चीज पाकिस्तान में लोगों को हम एजुकेट कर रहे हैं कि हाउ द माइनिंग इज बीइंग डन, और माइनिंग करने से जो रेवेन्यू जनरेट होगा हमारी पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड है। सो इसमें क्या पाकिस्तानियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी? आप इस हवाले से जाहिर है जब इतना बड़ा काम होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो क्या आप किस स्केल पर पाकिस्तानियों को फायदा हो सकता है? आपको मैं एक जो अभी चले मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्डिक या उससे पहले सैंडक प्रोजेक्ट था, उससे बड़ा माइनिंग का प्रोजेक्ट कोई नहीं था। तो अभी जो बेरी गोल्ड के MOU साइन हुआ था, जो परसेंटेज है वो 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और 50% बेरी गोल्ड की है। इस 50% में 25% फेडरल गवर्नमेंट का, 25% प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा जॉब अनाउंस की है, जियोलॉजिस्ट हैं, माइनिंग इंजीनियर्स हैं, सर्वेयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, HR के लोग हैं। आप अभी बलूचिस्तान में जाके देखिएगा कि जो लोकल कंपनी बनी रिकॉर्डिक माइनिंग कंपनी RMDC, उन्होंने बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं। सो people from Lahore, from Islamabad, from Peshawar, Karachi, even the females, women empowerment का बहुत ज्यादा रोल है। तो बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट हो रही है। तो अभी तो एक रिकॉर्डिक स्टार्ट हुआ है, तो अगर 3-4 प्रोजेक्ट और स्टार्ट होते हैं तो आप देखिएगा कि जो हमारा जॉब रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और आई पर्सनली विटनेस, क्योंकि मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाता रहता हूँ, तो बहुत ज्यादा, और इसमें स्पेसिफिकली द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, इनको गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अकोमोडेट किया। दे आर वेरी गुड पीपल, लेकिन उनको बहुत ज्यादा जॉब के मौके मिले। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स खैबर बलूचिस्तान में हो रहे हैं शुरू, या इसमें से कुछ खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं?
इनिशियली जब हम उनके, आपको पता है लोग एक रिकोडिक का एक नाम है, एक इम्पैक्ट है, रिकोडिक लाइज इन डिस्ट्रिक्ट चागी, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान के लिए है। आप SIFC ने जो फैसिलिटेट किया है हमारे प्रोविंशियल इदारों को कि पाकिस्तान में माइनिंग एक प्रोविंशियल कमोडिटी है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने और SIFC ने इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया। अब ये जो प्रोजेक्ट है इट्स डिपेंड ऑन ऑल पाकिस्तान में हमारे जितने भी सेक्टर हैं, जिसमें GB का सेक्टर है, AJK है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान में, इसमें बहुत से मिनरल्स हैं। सो चित्राल का एक एरिया बहुत बड़ा अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ है। हमारी जेमस्टोन इंडस्ट्री, लाइक आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में जो एक्वामेरीन है, सफायर है, रूबी है, ये यूनिक जेमस्टोन है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, और सवाद का एमरल्ड। तो ये सेक्टर, ये इन्वेस्टमेंट पूरे पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर पे अप्लाई होगा। सही है। तो अब्दुल हन्नान साहब ये बता दीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अब इस पे क्या इकदाम उठाने की जरूरत है कि इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किया जा सके? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान इज वेरी न्यू इन द माइनिंग सेक्टर। इनिशियली हम स्मॉल स्केल और प्रोविंशियल माइनिंग करते नहीं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी कोल की माइनिंग और सॉल्ट की माइनिंग। सो व्हाट आई हैव सीन इन ग्लोबली इन अफ्रीका, US एंड ऑस्ट्रेलिया, जो गवर्नमेंट को पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, हमें अपने जो जियोलॉजिकली माइनिंग जोन्स हैं, माइनिंग प्रोविंसेस हैं, उनको थ्रू सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन कौन से रिच जोन है, उसमें कितना रिसोर्स डेवलप है। सो इनिशियली हमें रिसोर्स डेवलप करना है और फिर हमें उसको मार्केट करना चाहिए। अगर हम उसको लोकली एक्सप्लोर कर सकते हैं तो वी नीड टू यूटिलाइज द लोकल की प्लेयर्स। और इसी तरह हम इन प्रोविंसेस को जब हम एक कैडेस्ट्रल मैप बनाएंगे, एक लीज एरिया को हमें पता होगा उस पर इतना रिसोर्स हो, इतना ये माइनेबल होने के बाद ये पे बैक करेगा, तो उस पर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आ सकते। तो हमें सिस्टमेटिकली पाकिस्तान के मेटालिक जोन्स के रिजोर्स एंड रिजर्व मॉडलिंग करना है और उसको एक वैल्यू एडिशन के साथ इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है। तो दिस थिंग इज द नीड ऑफ टाइम दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड अडॉप्ट। और हमें देखना पड़ेगा कि ग्लोबली जो बिग कंपनीज है वो एक्सप्लोरेशन कैसे करती हैं और एक्सप्लोरेशन के बाद वो डेवलपमेंट कैसे करती हैं। पाकिस्तान बेसिकली हैव बीन डूइंग एक्सप्लोरेशन फॉर मेनी ईयर्स। अब हमें बेसिकली एक्सप्लोरेशन से आगे बढ़ना है, हमें अपने एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस को माइनिंग में या डेवलपमेंट लाइसेंसेस में चेंज करना है, तब जाके हमें एक फ्रूटफुल मीनिंगफुल स्टेज पे होंगे कि हम अपने एसेट्स को सेल कर सकें और प्रोसेस करके प्रोसेसिंग और जो और की प्रोसेसिंग है इसमें हम टेक्नोलॉजिकली बहुत पीछे हैं, तो इसको अडॉप्ट करते हुए हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सही है। तो अब्दुल हन्नान साहब, ये जो रिसोर्सेज पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन ज़खायर का हमने भी जिक्र किया कि कॉपर के 7,000 मेट्रिक टन ज़खायर, सोने और चांदी के 50 मिलियन के औंस के ज़खायर, तो सवाल मेरा ये है कि आप इन ज़खायर के एतबार से पाकिस्तान को दुनिया के किन ममालिक के साथ कंपेयर करते हैं? असद, जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी मिनरल सेक्टर पे बहुत काम किया होती है, और उनके आपको पता है कि पाकिस्तान में हमारा जो मेजर इंडस्ट्री थी दैट लाइज इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर। हमारा बहुत बड़ी पाकिस्तान में फर्म्स हैं, OGDC है, PPL है, माड़ी एनर्जीज है, GHPL है। So they have now made a company, PMPL, Pakistan Mineral Private Limited. They are investing in the mineral sector. और जो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की वैल्यू आपको ये बता दूं, खाली जो रिकोटिक का प्रोजेक्ट है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अनडिस्कवर्ड कॉपर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। सो वी हैव वेरी ह्यूज रिसोर्सेज। होता ही है कि जब तक हम रिसोर्स को डेवलप नहीं करते, हम एक वैल्यू कोट नहीं कर सकते। आपको रिसेंटली बताता चलूं, हमारे पास पाकिस्तान में रॉक सॉल्ट निकलता है जिसको पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, और पूरी दुनिया में जो यूरोपियन कंट्रीज है उसको हिमालयन सॉल्ट के टैग के साथ बहुत हाई वैल्यू में सेल करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम सॉल्ट को बाय टन इंटरनेशनल मार्केट में जस्ट उसके वेट पे सेल कर देते हैं। सो SIFC हैव डन अ वेरी गुड थिंग, और जो माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट पंजाब है, इन्होंने ये लिखा है कि जो लाइक अनकॉमन एक्सपोर्ट ऑफ सॉल्ट उसको रोका जाए। हम की प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके प्रॉपर सॉल्ट की माइनिंग एंड प्रॉपर वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट करें, क्योंकि जब हम उसको खुद डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो वी विल हैव अ वेरी ह्यूज वैल्यू लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसमें एक आपको बताता चलूं, SIFC के तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैव साइन एन MOU विद एन अमेरिकन फर्म मिरेकल सॉल्ट, जो कि इनिशियली $400 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, और इससे जो टेंटेटिव एक रेवेन्यू जनरेट होगा दैट इज फ्रॉम रॉक सॉल्ट अराउंड $12 बिलियन। तो अगर ये एसेट्स ऑनवर्ड डेवलप होते हैं तो आप देखिएगा वेरी सून पाकिस्तान वुड बी कम्पीटिंग इन द माइनिंग सेक्टर अराउंड द वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के पास ये पोटेंशियल मौजूद है, ये जल्द अज जल्द ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो और ये रिफ्लेक्ट करे पाकिस्तान की इकॉनमी में और पाकिस्तानियों की किस्मत को बदलने में, पाकिस्तान की किस्मत को बदलने में अपना किरदार अदा करे। यह आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।